म्यूट करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, सुप्रभात। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बार्स इन सीरीज का। बार्स इन सीरीज का 2 केस हम लोगों ने देख लिया था, लास्ट केस हमारा बचा हुआ है। तो चलिए पहले लास्ट केस कवर कर लेते हैं। ठीक है, केस 3 लिखेंगे, है ना, हेडिंग डालेंगे आप लोग, केस 3, केस 3। ठीक है, बार्स इन सीरीज का केस 3 है। केस 3 में क्या है, जो हमारा बार है वो दोनों एंड से फिक्स है। इसके पहले तक का हो गया था ना, केस 2 तक ही हुआ था ना, एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे। एक्चुअली 3-3 क्लास चल रही, किसी में ये चल रहा है, किसी में वो चल रहा है, वो हो जाता है। जहां तक मुझे याद है कि यहां पर जो हम लोग इसके पहले केस 2 की बात किए थे और लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया था 5/4 डेल्टा वाला, वही लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास का। ठीक है, केस 3 क्या है, बार्स फिक्स्ड एट बोथ द एंड है। बार्स फिक्स्ड एट बोथ द एंड, बोथ द एंड्स। 1 मिनट रुक जाइए जरा। अब जाके ये चला है, ओके। बार्स फिक्स्ड एट बोथ द एंड, ये हमारा केस है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये केस हमारा होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार, इनडिटर्मिनेट बार। अब इसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्यों बोला जाता है वो मैं बताता हूं, और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता क्या है वो भी मैं बताता हूं। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा बार, ठीक है, जो कि दोनों एंड से हमने कर दिया फिक्स, जिसको दोनों एंड से हम लोगों ने कर दिया फिक्स। और बीच में ये मेंबर कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस जो है ये L/3 है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2L/3 है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट लगना चाहिए यार, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा L/3 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस 2L/3 हो गया। अच्छा, साइड व्यू में जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, साइड व्यू में जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। ठीक है, सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस मेंबर। ठीक है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब जो यहां पर मैंने एक लोड अप्लाई किया, इसका पहले तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस चलिए मार्क कर देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसका मार्क कर देते हैं। तो यहां पर सेंटर में आपको इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नजर आएगा। अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक लोड लग रहा है, दैट इज द लोड P। ठीक है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहां पर एक लोड लग रहा है, द लोड इज P। इस पॉइंट को मैं A पॉइंट बोल रहा हूं और इस पॉइंट को मैं B पॉइंट बोल रहा हूं, और जहां पर लोड लग रहा है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड लग रहा है वो C पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या होता है कि हमारे पास
अब क्योंकि यहां पर दोनों एंड फिक्स हो गया, ठीक है ना, यहां पर क्या हुआ कि अब दोनों एंड फिक्स हो गया, तो अगर दोनों एंड फिक्स हो गया ना, सो होगा क्या, दो दो रिएक्शन आएंगे, दो दो रिएक्शन आएंगे, है ना, एक रिएक्शन ए पर आएगा और एक रिएक्शन बी पर आएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है ऐसे केस में, सबसे पहला काम होता है, अगर मैं स्टेप्स लिखूं, अगर मैं स्टेप्स लिखूं कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होता है, सो पहला चीज होता है फाइंड नेट लोड, फाइंड नेट लोड, नेट लोड। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहां पर P लग रहा हो, यहां पर 4P लग रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। सो अब कोई जरूरी नहीं कि इसको दो पार्ट में ये पार्टीशन है, ये समझ लीजिए किसी पॉइंट पर लोड लग रहा है, बस मैंने इसको एज ए पार्टीशन यहां पर बना दिया है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग, हो सकता है यहां बीच में कहीं लोड लग रहा हो, या हो सकता है बीच में अलग मेंबर ही हो अगला वाला, ये भी पॉसिबल है कि ये अगला वाला जो यहां से ए से लेके सी तक एक अलग मटेरियल हो, सी से लेके बी तक एक अलग मटेरियल हो, लेकिन अभी के लिए मैं मान रहा हूं ये पूरा एक ही मटेरियल का बना हुआ है जिसका यंग्स मॉडुलस ई है, जिसका यंग्स मॉडुलस ई है। तो पहला काम हम लोग करेंगे नेट लोड। नेट लोड कैसे होता है, मान लो यहां पर P लग रहा है, तो हमने नेट लोड यहां पर बोल दिया कि भाई P है जिसका डायरेक्शन इधर है। हो सकता था कि एक लोड यहां पर 10P का और लग रहा होता, तब हमारा नेट लोड कितना आता, P इधर है और 10P इधर है, तो नेट लोड होता 9P जिसका डायरेक्शन इधर ना होके इधर होता, ठीक है। सो लेकिन अभी तो हमारा एक सिंपल केस से हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो सिंपल केस से, ये वाले से। तो यहां पर जब आप देखोगे कि नेट लोड आपका P, बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, लिखने का मैं टाइम दूंगा, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने का मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझिए, अदरवाइज बहुत डाउट आएंगे आप लोगों को, ठीक है। सो बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। तो पहले काम क्या है, ये लोड लग रहा है, कहीं पर लग रहा है, तो सबसे पहला काम है नेट लोड फाइंड आउट करना। फिर दूसरा काम है कि अप्लाई रिएक्शन, अप्लाई रिएक्शन, अप्लाई रिएक्शन अपोजिट टू, अप्लाई रिएक्शन अपोजिट टू नेट लोड, ठीक है। तो नेट लोड के अपोजिट डायरेक्शन में आप रिएक्शन लगा दो, तो नेट लोड इधर है, तो दोनों के दोनों रिएक्शन आप इधर की तरफ लगा दो, दोनों के दोनों रिएक्शन आप इधर की तरफ लगा दो। ये आर ए हो गया और यहां पर आर बी हो गया, ये हमारा आर बी हो गया। अब आप ये बोलोगे कि सर क्या कोई जरूरी है कि यही फॉलो करें, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी। आप चाहो तो ए का डायरेक्शन इधर ले लो, आप चाहो तो बी का डायरेक्शन इधर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई समस्या का विषय नहीं है, आप चाहे जिधर ले लो। क्यों, क्योंकि जब आप रिएक्शन को फाइंड आउट करोगे, अगर वो पॉजिटिव आता है, अगर रिएक्शन जो आप फाइंड आउट करोगे वो अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया था स्टार्ट में वो सही आया है ना। और अगर आप मान लीजिए आपने आर ए इधर लेने के बजाय उल्टा ले लिया होता और आपका आंसर जो आर ए की वैल्यू आता वो निगेटिव में आ जाता, तो अगर वो निगेटिव में आता इसका मतलब यह है कि हमें अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, ठीक है। सो कोई भी चीज अगर निगेटिव में आती है उसका यही मतलब होता है कि उसका डायरेक्शन जो है बदलना पड़ेगा। वन मिनट है ना। क्या भाई आज तुम्हारा अजीब चल रहा है, देख लें जरा। इसी काम नहीं कर रहा है ये।
चलो अब देखा जाए, जैसे चल रहा है चलने देते हैं यार। ठंडा नहीं कर रहा है, थोड़ा सा पंखा भी चला ही लेता हूँ अब। हाँ मैं इसलिए नहीं दिख रहा हूँ, मैं एसी ठीक कर रहा था यार। ये ठंडा नहीं कर रहा है ना, कमरे में बहुत गर्मी हो गई है, तो अभी दिखाई दूंगा मैं। चलो, तो अप्लाई रिएक्शन अपोजिट टू नेट लोड हम लोगों ने ये बात कर ली। दूसरा, ठीक है, तो मैंने बताया दोनों अपोजिट भी लगा सकते थे। अब देखो इसके बाद हमने थर्ड काम क्या है, हमारा थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। और इस इक्वेशन के इस्तेमाल से हमें पता चलेगा कि आर ए इधर है और आर बी भी इधर है। सो आर ए प्लस आर बी जो होगा ये पी के बराबर होगा, आर ए प्लस आर बी जो होगा वो पी के बराबर होगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है, और एक चीज आप लोग ये बताइए, अगर मैं इसे मेंबर 1 बोल दूं, अगर मैं इसे मेंबर 1 बोल दूं और इसे मैं मेंबर 2 बोल दूं, तो क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा? ठीक है, बस जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ उतना ही पेज छोड़ दीजिए। हाँ बताइए, क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0 होगा? होगा, यस, ठीक है प्रखर, है ना। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो होगा वो 0 होगा। इसका मैं मोड नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मोड में ये ठंडा करता होगा। ठीक है, सो क्योंकि ना तो ये इधर जा सकता है ना तो ये इधर जा सकता है, सो मैं चौथा पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकता हूं, चौथा पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकता हूं कि भाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो होगा इसका समेशन 0 होगा। ठीक है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इसका जो समेशन होगा वो 0 होगा। ये दो चीज, अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। सो इन दोनों इक्वेशन की मदद से समर मोड, अब इसमें समर कौन सा है, यही वाला होगा मुझे लग रहा है, चलो देखते हैं। ठीक है, सो अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से, है ना, इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं निकाल सकता हूं आर ए और आर बी। अब एक बात बताइए आप लोग, ये जो इक्वेशन आती है ना, दूसरी इक्वेशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल्स टू 0, इसे बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, इसे हम लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं निकाल सकता हूं। अब यहां पर नेक्स्ट उस पे आते हैं, यहां पर आते हैं नेक्स्ट उस पे। देखिए, अगर आप लोग के पास ये है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू पी की बात हो रही है ना, तो आपके पास देखिए हमारे पास ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी 0। ठीक है, सो ये तीन हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं। अब इन तीन में से, इन तीन इक्वेशन में से होता क्या, देखो ये तीन हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अब इन तीन में से कुछ होती हैं यूजफुल, है ना। अब एक बात बताइए, अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर केस की बात करनी है यहां पर, तो इन तीनों इक्वेशन में से इन दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, आर ए और आर बी को फाइंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ मोमेंट, इन तीनों में से मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं? दो मिनट आप लोग रुक जाइए, ठीक है ना, जरा 2 मिनट, ठीक है।
चलिए, हो सकता है ये एसी खराब हो, है ना। मैंने अपने हिसाब से तो ठीक कर दिया है, देखा जाएगा। चलो, इसमें हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। राकेश, समेशन ऑफ मोमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट का इस्तेमाल यहां पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सभी के सभी लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहे हैं, है ना। ये सभी के सभी लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और इस लोड में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना। ये एसेंट्रिक एक्सियल लोड नहीं है कि आप समेशन ऑफ मोमेंट भी यूज कर पाओगे। ये प्योर एक्सियल लोड है, और एक्सियल लोड की वजह से कोई मोमेंट नहीं आता है ना। एक्सियल लोड की वजह से कोई मोमेंट नहीं आता, तो आप समेशन ऑफ मोमेंट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर पाओगे, जो ये है, ठीक है। सो जब भी ऐसा हो कि नंबर ऑफ अननोन is greater than number of useful static equilibrium equation, number of useful static equilibrium equation, अगर ऐसा हो जाए, है ना, ऐसे केस को बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ऐसे केस को बोला जाता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मदद से मैं डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा कि आर ए और आर बी की वैल्यू कितनी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन एक है, मेरे पास बस एक इक्वेशन है, अननोन दो है। अगर एक इक्वेशन है, अननोन दो है, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। सो नंबर ऑफ अननोन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्वेशन तो 3 है, टोटल तो 3 है, लेकिन 3 में से यूजफुल खाली एक है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी का इस्तेमाल कर सकता हूं, ना तो मैं इसका कर सकता हूं, ना तो मैं इसका कर सकता हूं, ठीक है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा? स्टैटिकली डिटर्मिनेट की अगर मैं बात करूं, सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अननोन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। सो अगर ऐसा होगा, है ना, दैट नंबर ऑफ अननोन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। जो इसके पहले वाले दोनों केस थे, वो दोनों स्टैटिकली डिटर्मिनेट के थे। ये वाला केस हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का है, क्योंकि अननोन हमारे पास 2 हैं। हमें आर ए भी निकालना है, हमें आर बी भी निकालना है, और हमारे पास इक्वेशन खाली एक है। तो जब भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट आता है, तब हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, हर एक जगह कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अलग अलग तरीके से होगी, है ना। यहां पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कुछ अलग होगी, कहीं और पर जाके कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पर। कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा। डन, ठीक है। चलो, सो वापस चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक कितने स्टेप देखे थे? हम लोगों ने यहां तक स्टेप देखे थे, बस यहीं तक हमें करना था, ठीक है। अब अगला काम क्या है? अगला काम यह है कि अब हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और इसका इस्तेमाल करके दोनों रिएक्शन को डिटरमाइन करना है। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर एक सेक्शन ले लूं, तो मुझे बताइए कि P1 कितना है? P1 कितना है? मैं इधर लिख रहा हूं P1 की वैल्यू। P1 कितना है? P1 लोड इन द मेंबर AC। P1 क्या है? AC मेंबर में लोड। P1 क्या है? AC मेंबर में लोड है। सो क्या मैं बोल सकता हूं ये RA है? क्या बोल सकते हैं कि ये RA है? बोला जा सकता है कि नहीं? अब आप इस पे देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड कितना लोड लग रहा है? सिर्फ एक लग रहा RA। और अगर मैं P2 की बात करूं, सो P2 कितना हो जाएगा? P2 का मतलब है C से लेके B तक।
P2 का मतलब है C से लेके B तक, है ना। तो जब C से लेके B तक में आप देखोगे तो आपको सेक्शन यहां पर लेना होगा, यहां पर लेना होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आर ए माइनस पी, या तो आप इसको इधर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो आर ए इधर है, पी इधर है, तो आर ए माइनस पी हो जाएगा, और माइनस आर बी, ये दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। बट हम लोग ये वाला लेंगे, क्योंकि माइनस आर बी लेंगे तो फिर से दो अननोन आ जाएगा, तो हमें वो काम नहीं करना है, ठीक है। क्या चीज पूजा आपको समझ में नहीं आया? पूजा आपको क्या चीज समझ में नहीं आया? ये P1 और P2 कैसे आया? P1 और P2 कैसे आया, या क्या बात समझ में नहीं आई? ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। हाँ, सो ये बात सभी को समझ में आया ना कि P1 और P2 कितना होगा? सो जिनको नहीं समझ में आया होगा, या तो उन्होंने कल की क्लास नहीं की होगी, या कल की क्लास का रिवीजन नहीं किया होगा। सो ये बात समझ में आई कि P1 RA होगा, है ना। P1 का मतलब है लोड इन द एसी मेंबर जानना है, तो आप यहां पर एक सेक्शन रखोगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड जो टोटल लोड है वो RA है, वो टोटल लोड RA है। या इसके राइट हैंड साइड देखोगे तो दोनों बराबर आना चाहिए, बट हम इधर की बात करेंगे, ठीक है। फिर मैं जब यहां पर बात करूंगा, जब मुझे इसमें लोड जानना है, इसमें लोड जानना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर RA उधर है और P इधर है, तो RA माइनस P करूंगा, ठीक है, RA माइनस P करूंगा। या मैं उधर से देखूंगा तो माइनस RB, क्योंकि वो उसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। चलिए, सो आप बताइए क्या चीज समझ में नहीं आया, तभी मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर पाऊंगा या आपको बता पाऊंगा कि आपको क्यों नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ, प्रभात सर, एसी में P भी तो ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं प्रभात? कल का लेक्चर आप किए हो ना, कल का लेक्चर तो आप किए थे ना यार, है ना। एसी में P कैसे ले सकते हो भाई? एसी में P कैसे ले सकते हो? एसी में अगर लेना है, एसी में अगर लेना है सो क्या ले सकते हो? देखो, P माइनस RB लोगे ना, P माइनस RB लोगे, P कैसे ले लोगे यार, है ना। खाली P है क्या इधर? RB भी तो है। अगर इस सेक्शन के राइट हैंड साइड का देखना तो खाली P कैसे ले सकते हो? P तो है, चलो ठीक है, RB भी तो है, तो P माइनस RB लिखना पड़ेगा ना, P से कैसे काम चलेगा? ठीक है, रिवाइज करते चलिए आप लोग, रिवाइज करते चलिए पुरानी क्लासेस को यार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो P1 और P2 की वैल्यू क्लियर हुई सभी को? एक बार बता देंगे, ठीक है, एक बार बता देंगे P1 और P2 की वैल्यू के बारे में। सो आगे मैं बढ़ता हूं। अब मैं अगर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का इस्तेमाल करूं कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा 1 क्या होता है? P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ठीक है सर जी। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या चीज समझ, स्टेप नंबर 4 में क्या है? हाँ, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 0, ये नहीं समझ में आया? अच्छा, एक बात बताइए, सेक्शन मेथड एक बार देख लो अभी। हाँ, क्या चीज है पूजा? डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, चलिए। हाँ, स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बात बताओ, यहां पर अगर ये मेंबर है, अगर मैं लोड लगाता हूं, या यहां पर लगाऊं या बीच में कहीं पर भी लगाऊं, तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये थोड़ा सा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं, तो क्या ये पूरा मेंबर, अगर इसकी लेंथ 10 है, 10 मिलीमीटर है, और या 100 मिलीमीटर, या इसको मान लेता हूं 110 है, ये 10 मिलीमीटर है, या ये भी 110 है, कुछ भी मान लो यार, ठीक है। तो क्या जब लोड लगाओगे तो इन दोनों की लेंथ में कुछ चेंज आएगा क्या? ये रिजिड मेंबर क्या इधर खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। ये वाला रिजिड मेंबर क्या इधर खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। आप जितना भी लोड लगा दो कहीं पर भी, तो ये आपस में आगे पीछे होंगे, लेकिन जो पूरे मेंबर का होगा वो 0 होगा। ये है कहने का मतलब कि डेल्टा 1 प्लस, चौथा स्टेप ये हो गया। और जो आपको डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की बात नहीं समझ में आई, ये समझिए कि आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता करना है ना, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन अधूरी है, आप कैसे पता कर पाओगे? है ना, आपको कुछ पता करना है, किसी के बारे में कुछ पता करना है, या जनरल लाइफ के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हो, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप नहीं पता कर पाओगे भाई उस इंसान के बारे में या किसके बारे में भी। ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बता दीजिए। अरे यार, अभी तक जो करते आ रहे थे वो सब स्टैटिकली डिटर्मिनेट ही तो था, है ना।
थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोग यूज करिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। देखिए अगर मैं यहां पर स्टैटिकली डिटर्मिनेट अभी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब सॉरी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब अभी तक कौन सा पढ़ा रहा था मैं? स्टैटिकली डिटर्मिनेट पढ़ा रहा था, है ना? ओ गौतम, लैटरल डिफॉर्मेशन तो होगा ना सर? कहां यार, कहां होगा? होगा लैटरल डिफॉर्मेशन। रिसर्च नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है? अभी हम लोग यहां पर जो डेल्टा फॉर्म निकाल रहे हैं, जब से मैं सीरीज और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, मैंने लैटरल वर्ड लाया क्या? एनालिसिस को क्यों कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हो, है ना? एनालिसिस को क्यों कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हो? हाँ लैटरल आएगा, लेकिन मैं डेल्टा ले रहा हूं अपने एनालिसिस में, क्या वो लैटरल है क्या? है ना? जो मैं डेल्टा ले रहा हूं अपने एनालिसिस में, क्या वो लैटरल है? नहीं है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करना है तो इसमें 10-15 लोड और लगा देते हैं, है ना? पहले धीरे धीरे करके समझते चलिए। हाँ लैटरल आएगा, चलिए। बट लैटरल की हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, लैटरल की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक जो भी हम लोग बात किए थे सब वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट ही था यार। क्या होता था? एक तरफ से फिक्स होता था, एक रिएक्शन होता था और एक अननोन होता था, निकाल लेते थे, ठीक है? चलो, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब P1 की वैल्यू कितनी है? P1 की वैल्यू RA है। L1 की वैल्यू कितनी है? आप लोग के, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, आप लोग को पता होगा कितना लिखा है, L/3 है। A1 कितना है? A है। E1 कितना है? E है। प्लस P2 कितना मैंने निकाला था? P2 निकाला था RA माइनस P, और लेंथ L2 कितना था? 2L/3 था, और एरिया कितना था? A2A E2E इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये था। जो भी वैल्यूज आपने पीछे लिखी हुई हैं उन्हीं को यहां पर पुट कर दो, जो भी वैल्यूज आपने उधर लिखी हुई हैं इसको यहां पर पुट कर दो। देखो स्टैटिकली डिटर्मिनेट की जो भी बात हो रही थी ना, यहां पर जो अभी आपने इसके पहले वाला केस लिखा था, ये देखो ये तो यहां पर ये जो रिएक्शन आता था RA, एक ही रिएक्शन तो होता था, ठीक है? और आपके पास समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, यही वाला लगाकर तो आप रिएक्शन निकाला करते थे। तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट था। जो केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 था, वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट था, ठीक है? केस नंबर 3 स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो गया, इनडिटर्मिनेट हो गया, ठीक है? यहां पर चीजें समझ में आ रही हैं। तो A1 E1 यहां से A1 AE उधर जाके 0 हो जाएगा और L भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा RA डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहां पर बचेगा RA माइनस P, और 2/3 इज इक्वल्स टू 0। सो 3 भी उधर जाके 0 बन जाएगा, 3 भी उधर जाके 0 बन जाएगा। तो यहां पर बचेगा RA प्लस 2RA माइनस 2P इज इक्वल्स टू 0। सो 3RA इज इक्वल्स टू 2P। सो RA इज इक्वल्स टू 2P/3, ये आ गया हमारा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो सही है। 2P/3, करेक्ट करेक्ट प्रियंका, है ना? 2P/3, RA जो है वो 2P/3 आएगा, इसको आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है? हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का इस्तेमाल किया, मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सर ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0 कैसे हो रहा है, ठीक है? वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? और फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 RA प्लस RB जो है वो P के बराबर था। सो RB कितना हो जाएगा? P माइनस 2P/3। सो ये वैल्यू जो है P/3 हो जाएगी RB। सो RB कितना हो जाएगा? वो P/3 हो जाएगा। और RA कितना हो जाएगा? यहां पर मैं वापस से लिख देता हूं, RA जो है वो 2P/3 हो जाएगा। तो हमें RA और RB की वैल्यू मिल गई, सभी का आ गया ये, ठीक है? सो RA और RB की वैल्यू मिल गई 2P/3, और वो हो गया हमारा P/3। नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर बस सभी की वैल्यूज रखते जाओ। ये सब कैसे आया? देखो P1 अभी आपने जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे जाइए, देखिए आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। P1 आपने लिखा था RA, और P2 की जगह लिखा था RA माइनस P लिखा था, तो RA माइनस P यहां लिख दिया। और L1 कितना है? पहले वाले पार्ट की लेंथ। सर L कहां गया? L कहां गया? ये L कॉमन ले लो ना, L कॉमन ले लो भाई, L यहां पर भी है, L यहां पर भी है, कॉमन ले लो, 0 से डिवाइड कर दो, चला गया,
ठीक है, एल यहां पर भी है, एल यहां पर भी है, कॉमन ले लो, चला जाएगा। हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। अब मैं इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पर कहीं पर ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था। हम लोगों ने जो लोड अप्लाई किया था वो लोड यहां पर अप्लाई किया था, ठीक है, यहां पर अप्लाई किया था P। तो हमारा जो रिएक्शन आया यहां पर RA आया, कितना आया, 2P/3 आया। और यहां पर हमारा RB कितना आया, RB आया P/3 आया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ था वो L/3 था, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ था वो 2L/3 था। यंग्स मॉडुलस इसका भी E है, इसका भी E है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। और इसको मैंने पॉइंट A मेंशन किया था, इसको मैंने पॉइंट A मेंशन किया था, ये हमारा पॉइंट C था और ये हमारा पॉइंट B था। यहां तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। हमें ये वैल्यूज पता चल गई, ये वैल्यूज पता चल गई। अब ये एंड इधर से फिक्स है और ये वाला इधर से फिक्स है, ठीक है। हमें RA और RB की वैल्यू यहां से पता चल गई, ठीक। चलो अच्छा, फर्स्ट स्लाइड में क्या रह गया था, आप लेट में ज्वाइन किए हो इसलिए आपको फर्स्ट स्लाइड की जरूरत है, ठीक है। आप इसको बाद में देखना, कुछ है तो आप इस पे देख लो, ठीक। प्लीज अगर आप लोग लेट में ज्वाइन हो तो फिर इसकी रिक्वेस्ट मत करिए, क्योंकि फिर और बच्चों का वो होता है ना। चलो तो यहां पर आ जाते हैं। हम लोगों ने यहां पर क्या देखा था कि Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल्स टू 0, Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल्स टू 0, ये देखा था। अब अगर मैं बात करूं कि Δ1 निकाल दो, तो Δ1 कैसे निकालेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। Δ1 क्या था, Δ1 था P1 L1 अपॉन A1 E1, ठीक है। Δ1 को क्या मैं ΔC बोल सकता हूं क्या, Δ1 को मैं ΔC बोल सकता हूं, या मैं बोलूं C से लेके A तक ये बोल सकता हूं, ठीक है। बताइए, Δ1 को अगर मैंने इसको मेंबर 1 बोला है, ये मेरा मेंबर 1 है, ये मेरा मेंबर 2 है, ठीक है। Δ1 को मैं ΔC बोल सकता हूं और ΔC जो है वो CA हो जाएगा, ΔC जो है वो CA हो जाएगा। P1 हमारा कितना आया था, P1 हमारा आया था RA आया था, और P2 जो आया था वो RA माइनस P आया था। RA कितना आया हमारा, 2P/3 आया है, वो P1 है। और अगर मैं P2 की बात करूं तो RA जो है वो 2P/3 माइनस P करूंगा तो माइनस P/3 आएगा। और वैसे इधर से भी देख सकते हो, अगर आप यहां पर लोगे तो ये P/3 जो है कंप्रेस कर रहा है तो माइनस P/3 होगा, ठीक है, माइनस P/3 होगा। P1 और P2 की वैल्यू यहां से हमें पता चल गई, ठीक है। अब मैं अगर P1 की वैल्यू यहां पर फिट करता हूं, P1 कितना है, 2P/3, P1 कितना है, 2P/3 है। L1 कितना है, L/3 है, L1 कितना है, L/3 है। और A1 कितना है, A है, और E कितना है, E है। तो ये कितना आ गया, देखिए Δ1 यहां से अगर आप निकालोगे, Δ1 जो कि ΔC का है, C का A के रिस्पेक्ट में है, कितना है, P की वैल्यू, P1 की वैल्यू 2P/3 यहां पर आपने रखी, L1 की वैल्यू आपने L/3 रखा और AE है। ये आ जाएगा 2PL अपॉन 9AE, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो 2PL अपॉन 9AE आया है Δ1, ΔC या ΔCA, ये C जो है ये इधर की तरफ भागेगा, मतलब राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, बताइए ये लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा, ये कहां जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा, वेरी गुड, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है, ये राइट की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है, इधर तो जा ही नहीं सकता और इसमें टेंशन लग रहा तो खिंचाव आएगा तो राइट सपोर्ट की तरफ जाएगा,
ठीक है, राइट सपोर्ट की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट। ठीक है, जिन लोगों का लेफ्ट आंसर आ रहा है उन लोग को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा लेफ्ट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अब डेल्टा टू की मैं बात करता हूं। डेल्टा टू का फॉर्मूला क्या होता है? P2L2 अपॉन A2E2, P2L2 अपॉन A2E2। P2 कितना है? P2 हमारा -P/3 है, P2 हमारा -P/3 है। और अगर मैं L2 की बात करूं तो 2L/3 है, 2L/3 है ना, ये 2L/3 है। और नीचे A2 ये तो A और E है, सो ये वैल्यू आ गई -2PL अपॉन 9AE, -2PL अपॉन 9AE। जाने का प्रयास करेगा बट जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? जाएगा अभी मैं दिखाता हूं। ठीक है, इसीलिए अभी जितना देख रहे हैं ये देखिए, अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब पिक्चर सामने आएगी तो। सो देखो, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 0 मिलेगा। अब ये किधर जा रहा है? ये किधर जा रहा है? -2PL अपॉन AE। अब ये माइनस में आया है तो ये किधर की तरफ जा रहा है? मतलब अगर इस चीज को मैं बात करूं, ये जो डेल्टा टू है ये डेल्टा सी ए भी होगा, लेकिन ये डेल्टा सी से लेके बी की तरफ वाला है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी एक पॉइंट का दिया हो तो हमें किधर जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए फिक्स्ड की तरफ। और अगर दोनों तरफ फिक्स है ना तो आप दोनों में से किसी तरफ जा सकते हो, दोनों में से आप किसी तरफ जा सकते हो, दोनों तरफ से बराबर आएगा। जैसे डेल्टा वन को मैंने डेल्टा सी भी लिखा था, बट ये वाला जो सी है वो सी ए है, ये वाला जो सी है वो सी ए है, डेल्टा वन। अब डेल्टा टू भी जो है वो सी पॉइंट का ही है, तो डेल्टा सी जो है यहां पर जब मैं सी पॉइंट की बात करूंगा, बट ये वाला जो डेल्टा टू है, डेल्टा सी अगर इसको मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो सी से लेके बी तक जाना होगा मुझे। ठीक है, तो डेल्टा सी जो है वो सी से लेके बी जाऊंगा और ये मेरा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत जिसको इसको डाउट आ रहा होगा वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये किधर जाएगा? ये इधर लेफ्ट की तरफ जाएगा या ये राइट की तरफ जाएगा? ये लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा? बताइए। है ना, ये माइनस में लिख लो या वो करके, ये भी राइट तरफ जाएगा, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट, राइट सपोर्ट, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट। ठीक है, चलिए, राइट अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया, सभी लोग को लेफ्ट लग रहा है, तो सभी लोग को दर्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे राइट जा रहा है अभी दिखाता हूं मैं। हो गया, ये नोट डाउन कर लो खटाखट से। नोट डाउन कर लो, ये भी राइट सपोर्ट की तरफ जाएगा। मैं जब कह रहा हूं कि अभी समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। आप कह रहे हो सर जी निगेटिव है तो लेफ्ट में जाना चाहिए, है ना। जब मैंने लिखा है कि वो राइट में जाएगा, इसका मतलब वो राइट में जाएगा, है ना। तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि लेफ्ट में जाएगा तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ मैं गलत समझ रहा हूं, अभी मुझे कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाँ वेट करिए, अभी दिखेगा। हम किए हैं राइट। ओके राकेश, वेरी गुड। हो गया यहां पर सभी का। अब देखते हैं, चलो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, वरना डाउट आपका आता ही रहेगा। ठीक है, और मैं बोल दूंगा कि फिर आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए एक ही बार में बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, हाई लेवल की बात हो रही है। अब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का गेम भी है। ठीक है, टू पी बाई थ्री। ठीक है, और ये हमारा आया था P/3। ठीक है, समझ गए अब सर, क्योंकि निगेटिव कंप्रेशन होगा। हाँ चलो अब यहां ध्यान से देखते जाओ। अगर मैंने ये बोला था ये मेरा मेंबर 1 है, ये मेरा मेंबर 2 है, तो जो मेंबर 1 है उसके लिए मैंने P1 बोला था 2P/3, और मेंबर 2 के लिए P2 मैंने बोला था -P/3, ये मैंने बोला था। ठीक है,
अब यहां पर देखो, जब मैं 1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो यहां पर जब मैं 1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, है ना। यहां पर कितना लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है 2p/3। सो आप एक बात समझिए, अगर आप किसी भी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो आपको एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी 0। तो ना तो यहां कोई वर्टिकल फोर्स है, ना तो कोई मोमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो आप लोग कमेंट करते जा रहे हो, सर यहां लेंथ डिक्रीज इंक्रीज, अभी आप समझ नहीं रहे हो। अब हाँ मैं समझ गया, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। लेकिन अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट राइट सब अब रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर आप लोग फिर दोबारा पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग टाइप कर रहे थे अभी, ठीक है। चलो यहां पर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, मोमेंट, ये तीनों की तीनों चीजें जो है 0 होनी चाहिए। तो ना तो यहां पर कोई मोमेंट आएगा क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है, ना ही कोई वर्टिकल फोर्स है तो ये भी नहीं आएगा। बस इसको सेटिस्फाई कराना है। तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए अगर इधर 2p/3 है तो इधर भी 2p/3 होना चाहिए, इधर भी 2p/3 होना चाहिए। हो गया, ठीक है, इधर भी हमने 2p/3 लगा दिया। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 2p/3 है तो इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये दिख रहा है ना, इसको खींचना चाह रहा है। तो इसको खींच के जो पॉइंट यहां पर था, पहले कितना पॉइंट था ये, इसको मैंने ए बोल दिया था, इसको सी बोल दिया था, इसको बी बोल दिया था। तो जो सी पॉइंट यहां पर था, अब वो आगे थोड़ा सा खींचेगा, आगे जो है थोड़ा सा खींच के यहां पर एक नया पॉइंट बनाएगा, जिसको मैं सी डैश बोल देता हूं, सी डैश बोल देता हूं। और ये जो जितना खिंचाव आया ये डेल्टा 1 है, और डेल्टा 1 कितना है जो आपने निकाला था, कितना निकाला था, देखो ये 2pl/9ae, ये आपने निकाला था 2pl/9ae, ये निकाला। देखिए राइट की तरफ गया कि नहीं गया, राइट की तरफ गया। अब जो दूसरा वाला फ्री बॉडी डायग्राम है वो मैं इधर बनाऊंगा, ठीक है, ये इसके जस्ट इसके नीचे यहां से जाएगा और ये वाला यहां से आएगा, ठीक है। सो जो दूसरा वाला है वो मैं इधर बनाता हूं, इसके जस्ट इधर, जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे यहां से, ठीक है। सो यहां पर देखिए ये वाला आपका इधर से फिक्स है और ये आपका यहां से जा रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, ये 2p/3 इधर है, तो इधर भी 2p/3 आना चाहिए था, इधर भी आपका 2p/3 आना चाहिए था, है ना। लेकिन अगर ये लोड नहीं होता तो ये 2p/3 आता, लेकिन अब ये 2p/3 इधर है और इसमें p इधर भी लग रहा है। सो अब ये इधर p है, इधर 2p/3 है, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट आप इन दोनों का देखो, नेट कितना हो जाएगा, p इधर की तरफ है, 2p इधर की तरफ है, तो नेट जो होगा वो p/3 इधर की तरफ हो जाएगा। देखो p में से ये घटाओ, p में से ये घटाओ, p में से 2p/3 घटाओगे, सो ये p/3 नेट इधर का आएगा, है ना। इसको अगर आप इन दोनों को नेट निकालोगे, p में से इसको घटाओगे, सो 2p/3 आएगा। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो आएगा इधर की तरफ, और p/3 कैसे आया, देखो ये 2p इधर है, सो 2p/3 इधर आना चाहिए था, बट क्योंकि p लग गया है तो p भी इधर है। अब इन दोनों का नेट निकालो, वो यहां पर लगेगा। और ये देखो, और बिल्कुल सही किया है आपने, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली ये लग रहा है कितना, p/3। तो देखो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मेरा फ्री बॉडी डायग्राम करेक्टली बन भी गया। चलो अब यहां पर ये जो मेरा पॉइंट C है और ये मेरा पॉइंट B है, सो इसको दबाया जा रहा है कि नहीं दबाया जा रहा है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, देखो इसको कंप्रेस किया जा रहा है, यस कंप्रेस हो गया। ये कंप्रेस होके कहां पहुंचा होगा, ये कंप्रेस होके अंदर कहीं पहुंचा होगा यहां पर। सो ये आपका नया जो है C डैश पॉइंट बन गया, है ना। और ये कितना कंप्रेस हुआ होगा, ये जो है डेल्टा 2 है। अब निगेटिव नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑटोमेटिकली दबा हुआ है, तो ये भी उतना ही हो जाएगा, 2pl, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, 2pl/9ae, 2pl/9ae, ये इतना दबा होगा, ठीक है। तो दब के फाइनल क्या बना होगा, जो फाइनल बना होगा पोजीशन में वो बना रहा हूं, फाइनल पोजीशन देखिए, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सो इसको इधर ले आते हैं। तो जो फाइनल पोजीशन आया होगा, इसको इधर आ जाओ, ठीक है, और ये इधर आ गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और
यहां पर इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां पर लोड कितना लग रहा है, यहां पर लोड लग रहा है 2p/, अब लोड की छोड़िए, लोड अभी रहने दो, लोड अभी मैं नहीं दिखाता हूं, पहले पॉइंट दिखाता हूं, ठीक है। सो यहां पर मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, जो सी पॉइंट था यहां पर, ठीक है, ये जो सी पॉइंट यहां था, अब ये वाला मेंबर जो सी पर पार्टीशन हो रहा था वो खिसक के यहां पर आ गया, ये देखिए, ये इधर इतना गया, ये इतना इसको दबाया, ठीक है। तो ये मेंबर 1 हो गया, ये मेंबर 2 हो गया, ठीक है, ये मेंबर 2 हो गया, ये मेंबर 1 हो गया, ये मेंबर 2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल पोजीशन, ठीक है। और ये जो अब नया पॉइंट आया है ये सी डैश है, पहले जो सी था वो यहां पर था, अब जो फाइनल पोजीशन आ गई वो वहां पर चला गया, और ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, समझ में आई बात, ठीक है। सो हुआ क्या, मेंबर पे लोड ऐसे लगा तो ये सी पॉइंट आगे खिसका, ये वाला इसमें जो है टेंशन आया और इसमें कंप्रेशन आया, देखिए ये भी राइट की तरफ गया है, ये भी राइट की तरफ ही गया है, और दोनों दबा के फाइनली यहां पर पहुंच गए, ठीक है। चलो क्लियर हो गया सभी को, ठीक है सर, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है सभी को, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो उसके लिए एक ही सजेशन है, दोबारा देखना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, दोबारा भी देखना पड़ेगा, और जो पुराना अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है ना, ये चीज हो रहा है, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखोगे तो मेंबर के अंदर जो हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है, ये पोजीशन नहीं बदल रहा है, ना तो ए पॉइंट का पोजीशन बदल रहा है, ना तो ए पॉइंट अपनी जगह से आगे पीछे बढ़ रहा है, ना तो बी पॉइंट अपनी जगह से आगे पीछे हो रहा है ना। क्या हो रहा है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट, और भी सारे पॉइंट्स हो रहे होंगे, बट मुझे तो वहां पर देखना जो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलता हूं मैं इसका, अब इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट अप्रोच, क्योंकि हमें सिर्फ रिएक्शन अगर निकालना है तो हम लोग एक शॉर्टकट अप्रोच लगा सकते हैं, शॉर्टकट अप्रोच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। शॉर्टकट अप्रोच, सो शॉर्टकट अप्रोच क्या है, दैट रिएक्शन एट एनी सपोर्ट, रिएक्शन किसी भी सपोर्ट पर क्या होता है, प्लस माइनस अप्लाइड लोड इनटू डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड, डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड and another fixed end, divided by the total length of the bar, लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा A1 E1 इज इक्वल्स टू A2 E2 हो, है ना। और अगर एक और मटेरियल है तो A3 E3, ये सब कुछ बराबर होना चाहिए। इसको बोला जाता है एक्सियल रिजिडिटी, बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होगा जब A1 E1 और A2 E2 ये दोनों की दोनों वैल्यू जो होंगी बराबर होंगी। अगर ये वैल्यू बराबर होगी तब हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस माइनस अप्लाइड लोड इनटू डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स्ड एंड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द बार। तो अभी फॉर्मूला लिखिए, इसको अप्लाई कैसे करना मैं बताता हूं, इसको अप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूं, और प्लस और माइनस का क्या मतलब वो भी बताता हूं। प्लस व्हेन reaction, when the direction of 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 reaction and the applied load and the applied load are in opposite direction, are in opposite direction, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दूसरा वाला मैं नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो बाद में लिख लेना, जगह छोड़ दो। निगेटिव व्हेन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड अप्लाइड लोड आर इन सेम डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट में अपोजिट है तो प्लस ले रहा हूं, तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो माइनस लूंगा। ठीक है, ये बहुत देखने में लग रहा होगा कि सर इससे बढ़िया तो वही वाला था, इसको कैसे याद करें, क्या है ये, देखने में भले लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको अप्लाई करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ईजी है। और इस फॉर्मूले को मैं सिर्फ यहां पर ही नहीं यूज करूंगा, इस फॉर्मूले को मैं एसएफडी बीएमडी में भी यूज करूंगा, जब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का रिएक्शन फाइंड आउट करूंगा, तो वहां पर भी इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग को याद रखना है ये। और जब हम लोग साफ्ट की बात करेंगे, जब साफ्ट जो है पैरेलल में जुड़ी होगी और उसका नेट टॉर्क या टॉर्क वाला रिएक्शन निकालेंगे सपोर्ट पे, तब भी मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं 2-3 चैप्टर में करने वाला हूं इसी सेम फॉर्मूले का। सो अगर अभी भी किसी को पुराने वाले उसमें डाउट है ना, तो चिंता मत करिए, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा, सो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। हो गया यहां तक सभी का? एक बार ये राइट डाउन कर लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको बता दूंगा इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है इससे क्वेश्चन। हो गया? डन। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूले को अगर इस्तेमाल करना है तो देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। वही सेम एग्जांपल लेता हूं मैं जो अभी आप लोगों ने किया ना क्वेश्चन, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोग उसको वेरीफाई कर पाओगे। जो आप लोगों ने निकाला है वो कन्वेंशनल अप्रोच होता है, और ये जो मैं बता रहा हूं शॉर्टकट वाला, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इजी होता है। ठीक है, सो यहां पर लोड लग रहा था ना, यहां पर आपका लोड लग रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आपने पी लोड लगाया था, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ थी वो L/3 थी, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ थी वो 2L/3 थी। अच्छा, आपने रिएक्शन कैसे लिया था? आपने ये वाला रिएक्शन ऐसे लगाया था, ये वाला रिएक्शन ऐसे लगाया था RA। चलो इसको मैं उल्टा लगा देता हूं, वहां पर जैसे लगाए थे ना उससे उल्टा लगा देता हूं, इसको RB को ऐसे लगा देता हूं। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लगा दिया ना, फिर आप ये नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा, फिर आप RA प्लस RB इज इक्वल टू P नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, RA उधर है, अगर आप उसको पॉजिटिव मान रहे हो तो माइनस P इसको माइनस मानोगे और इसको भी माइनस मानोगे, दिस इज इक्वल टू 0 होगा, है ना? फिर ये गलत हो जाएगा, है ना? अगर आपने RB का डायरेक्शन इधर ले लिया है ना, तब आप RA प्लस RB इज इक्वल टू P नहीं लिख पाओगे, फिर आप क्या लिखोगे? ओके ओके राहुल हाँ, सो यहां पर हम अगर बात करें, RA इधर है और RB की वैल्यू उधर है। ठीक है, तो अब ये आप ये नहीं लिख सकते, फिर आपको क्या लिखना होगा, RA इधर होगा, माइनस P इधर होगा, माइनस RB इधर होगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना है। तो शॉर्टकट फॉर्मूले में क्या लिखा था कि रिएक्शन इज इक्वल्स टू, तो मैं पहले RA निकाल रहा हूं, तो RA इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अप्लाइड लोड। कौन सा लोड लग रहा है? P लग रहा है। एक बात बताओ,
आर ए का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? आर ए और पी क्या दोनों एक तरफ लग रहे हैं या दोनों अपोजिट जा रहे हैं? देखो आर ए मेरा इधर जा रहा है और पी मेरा इधर जा रहा है, तो प्लस पी आना चाहिए ना, आना है ना? आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू पी। हाँ हाँ यस प्रेमलता, है ना? वो आर ए माइनस, पर उसकी मुझे जरूरत नहीं है ना? मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है? तो यहां पर देखिए आर ए और पी दोनों अपोजिट लग रहे हैं, तो यहां पर मैं प्लस पी लिखूंगा। अब आगे प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है? माइनस होता तो लिखना पड़ता। चलो, तो इसका मतलब जो ये शॉर्टकट फॉर्मूला कह रहा है कि रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस अप्लाइड लोड, और प्लस लेंगे क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड अप्लाइड लोड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मुझे वो लेना पड़ेगा प्लस। अब अगला बात क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड एंड एनदर फिक्स्ड एंड। एनदर फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, है ना? तो मैं इसीलिए देखो मैं उसको एक्सप्लेन हिंदी में भी करूंगा, ठीक है ना? तो कोई भी बच्चा उसको लिखा हुआ समझ में नहीं आया है, हिंदी मीडियम का है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप लोग बिल्कुल बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? मतलब क्या है कि अगर आप ए वाले ए का रिएक्शन निकाल रहे हो, इस वाले फिक्स्ड एंड का रिएक्शन निकाल रहे हो, तो जो वो लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द अप्लाइड लोड, तो अप्लाइड लोड जहां पर लग रहा है वहां से अगले फिक्स्ड एंड तक की दूरी, अगला फिक्स्ड एंड मतलब अगर आप रिएक्शन इसका निकाल रहे हो तो यहां से आपको यहां तक की दूरी लेनी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सो ये लेंथ कितना है? 2l/3 है अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द बार। टोटल लेंथ ऑफ द बार l है, कितना आ जाएगा? 2p/3 आ गया, है ना? क्यों? क्योंकि इसका एरिया और यंग्स मॉडुलस सेम दिया हुआ था। एरिया और यंग्स मॉडुलस दोनों पार्ट का सेम था। क्रॉस सेक्शन एरिया और यंग्स मॉडुलस जो है दोनों पार्ट का सेम था, ठीक है? तो देखिए आ गया, यही तो आप लोगों ने निकाला था उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके, उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके यही तो निकाला था, ठीक है? ठीक, सो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया आर ए, ठीक है? अब मैं आर बी निकालता हूं, आर बी निकालता हूं। सो आर बी, अगर आप आर बी निकालेंगे तो आर बी क्या है? देखो प्लस माइनस अप्लाइड लोड। जब आपको आर बी निकालना है तो आर बी और इसको देखो, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट हैं? ये दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट हैं? दोनों सेम डायरेक्शन। देखो पी भी इधर जा रहा है, आर बी भी इधर जा रहा है, तो माइनस पी लिखूंगा मैं, माइनस पी लिखूंगा, ठीक है? अब देखो, क्योंकि अब अगला लाइन क्या कहता है? अगला कहता है डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स्ड एंड। क्यों? क्योंकि आप अभी जो है वो यहां का रिएक्शन निकाल रहे हो। जब आप यहां का रिएक्शन निकाल रहे हो तो लोड और अगले फिक्स्ड एंड तक की दूरी आपको लेनी होगी, आपको ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये डिस्टेंस l/3 है, अपॉन टोटल लेंथ करेंगे, सो -p/3 आ जाएगा आपका आरबी का वैल्यू, ठीक है? अब देखो माइनस आया है, कभी भी रिएक्शन माइनस आने का मतलब क्या होता है? अगर रिएक्शन माइनस आ रहा है इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन माना था वो गलत है, उसको बदल दो। आपने जो डायरेक्शन माना था वो गलत है, उसको बदल दो। अब यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप p/3 लिख दो, है ना? अगर आप माइनस लिखोगे तब आप जिस डायरेक्शन को लिए थे उस डायरेक्शन के हिसाब से आप लिखोगे माइनस, लेकिन अगर माइनस के अलावा प्लस लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। कभी भी रिएक्शन अगर माइनस में आता है इसका मतलब जो आपने उसका डायरेक्शन माना है वो गलत है, उसको बदल दो। आगे देख लो, यही डायरेक्शन तो आया था, यही डायरेक्शन तो पहले भी आया था। शॉर्टकट फॉर्मूले से एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया शॉर्टकट फॉर्मूला? जादू हो गया। हो गया सभी का? समझ में आया कैसे अप्लाई किया गया शॉर्टकट फॉर्मूला? ठीक है? और अगर आप पहले से ही ये मान के चलते, मान लीजिए आप आरबी का पहले से ये मान के चलते, तब माइनस लिखते ही नहीं, तब आप माइनस लिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि तब आरबी और पी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, इसको सेम डायरेक्शन मत कर लेना। हाँ यार ये फिक्स्ड के लिए होगा, ये दोनों तरफ से जब फिक्स होगा तभी होगा, ठीक है? फिक्स्ड बार, बीम नहीं, ये बार है, ठीक है? बीम एंड बार में डिफरेंस है। बीम में शियर लोड लगता है, बार में एक्सियल लोड लगता है,
ठीक है, चलो ये यहीं पर वैलिड है। अब यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को। अब आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा लेते हैं जहां पर, है ना, जहां पर दो लोड लग रहे हो। ठीक है, जहां पर दो लोड लग रहे हो। सो फॉर द गिवन बार, फॉर द गिवन बार कॉमा फाइंड पहला सपोर्ट रिएक्शन, पहला चीज आपको निकालना है सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा निकालना है मैक्सिमम टेंसाइल लोड या टेंसाइल स्ट्रेस निकाल दो या लोड निकाल दो, चलो मैक्सिमम टेंसाइल लोड। और तीसरा निकाल दीजिए आप लोग मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड, तीसरा निकाल दीजिए मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड। और एक और पार्ट बोल देता हूं, चौथा भी निकाल दो, किसी पॉइंट का वो निकाल दो। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन एट जंक्शन बी निकाल दीजिए, डिफॉर्मेशन एट जंक्शन बी एंड सी, डिफॉर्मेशन एट जंक्शन बी एंड सी। इतनी चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, सो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो एक मैं मेंबर देता हूं, ये हमारे पास मेंबर है जो कि दोनों एंड से फिक्स है, दोनों एंड से फिक्स है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप साइड व्यू में देखोगे सो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का दिया हुआ है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया ए जो है वो सभी का बराबर है। और ये सब के सब मटेरियल सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो यंग्स मॉडल्स भी सबका सेम होगा। ठीक है, अब इसको देखता हूं मैं ये किस तरीके से है। यहां पर एक सेक्शन है ना, यहां पर एक सेक्शन है, यहां पर एक सेक्शन है। ठीक है, जो लोड लग रहा है वो मैं बता देता हूं, यहां पर आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जा रही है। ठीक है, और जो लोड एक्ट कर रहा है, लोड कितने कितने का एक्ट कर रहा है, 2p एंड 4p का एक्ट कर रहा है। यहां पर एक लोड एक्ट कर रहा है 2p का, और यहां पर एक लोड एक्ट कर रहा है 4p का। ठीक है, पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ये पॉइंट ए है, बी पॉइंट यहां पर लोड लग रहा है, सी पॉइंट यहां पर लोड लग रहा है, और ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा डी पॉइंट है। इसकी जो लेंथ है वो एल है, और इसका जो लेंथ है वो 2l है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, वो l है। ठीक है, अब इसको करने का दो तरीका है, एक तो आपका कन्वेंशनल अप्रोच है और जो दूसरा है वो आपका शॉर्टकट अप्रोच है। तो शॉर्टकट अप्रोच में आपको कैसे निकालना है, पहले तो आप रिएक्शन का एक डायरेक्शन मान लो। तो रिएक्शन का डायरेक्शन मानने के लिए आप पहले नेट लोड निकाल लो। ठीक है, पहले आप क्या करो, नेट लोड निकाल लो। चलिए सॉल्व करिए, नेट लोड निकालिए, नेट लोड के अपोजिट में दोनों रिएक्शन निकाल दीजिए, लगा दीजिए, और उसके बाद शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करिए, शॉर्टकट फॉर्मूला। अब ऊपर क्योंकि अब यहां पर दो लोड दिख रहा है तो न्यूमरेटर में 2 बार वो आएगा। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। इसका अगर हम लोग देखते हैं, मैंने सबसे पहला काम क्या करना है कि नेट लोड निकालना है भाई। ठीक है, नेट लोड कितना है, देखो 2p इधर है और 4p इधर है, तो नेट लोड कितना आएगा, 2p का इधर की तरफ आएगा, ये नेट लोड हो गया। ठीक है, नेट लोड जो है 2p इधर का आएगा, तो मुझे जो है रिएक्शन इसके अपोजिट में लगा देना है। ठीक है, चलिए इसके अपोजिट में मैं रिएक्शन लगा देता हूं, तो यहां पर मैंने लगा दिया RA और यहां पर मैंने लगा दिया RD। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, मेनली ये क्वेश्चन तो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। नेट लोड कितना है, 2p का है, नेट लोड 2p का इधर है, तो रिएक्शन मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब इसको मैं शॉर्टकट फॉर्मूले से निकालूं, तो सबसे पहला मैं जो अप्रोच करूंगा वो शॉर्टकट अप्रोच है, शॉर्टकट
अप्रोच है, लेकिन शॉर्टकट अप्रोच लगाने से पहले मुझे यह वेरीफाई करना होगा कि A1 E1 इज इक्वल्स टू A2 E2 इज इक्वल्स टू A3 E3 है कि नहीं। तो अगर है, बिल्कुल है, क्योंकि आप देखो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया सबका ए है और यह भी दिया गया है कि सब एक ही मटेरियल के बने हुए, तो यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, सो ये तो होगा। तो अगर मुझे RA चाहिए, सो RA इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अप्लाइड लोड। अब एक बात बताओ, RA और 2P दोनों सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है? दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो RA की बात करें आप और 2P की बात करें तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो -2P लिखना पड़ेगा, -2P लिखना पड़ेगा इनटू, क्योंकि आप यहां का रिएक्शन निकाल रहे हो, सो 2P से अगले फिक्स्ड एंड तक की दूरी कितनी है? ये 2L एंड L, ये 3L है। फिक्स्ड एंड मैंने लिखा था, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर फिक्स्ड एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना? कहा गया ये चीज फिक्स्ड एंड मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, कि प्लस माइनस अप्लाइड लोड इनटू डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स्ड एंड। अगले फिक्स्ड एंड तक जाना है, अगले फिक्स्ड एंड तक जाना है। मतलब आरे फिर से बताइए, अभी तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, तो फिर से बताइए। अब जो आप ये फिर से बताइए लिख दिए ना, इतनी देर में आप समझ नहीं पाओगे जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है? तो इसीलिए यार पहले चीजों को ना समझने की कोशिश करिए, ये कहने के बदले कि सर उसको फिर से समझा दीजिए, ठीक है? पहली बार में क्यों नहीं हमें समझ में आ रही है, इसका मतलब कुछ हम गलत कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभार नहीं आती, कभी कभार कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती तो नहीं समझ में आती, लेकिन ये वही चीज है जो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, और अभी मैंने बताना कंप्लीट भी नहीं किया और आप बोल रहे हो फिर से बताइए। थोड़ा सा वो करो यार, है ना? वेट करो, है ना? और जब मैं समझा रहा हूं तो समझो पहले, ठीक है? चलिए, सो हाँ, पहले सबसे अब RA क्या यहां पर क्या बताना, ये इधर मैंने क्यों ले लिया, आप इधर ले लो। जब मैं आपको पहले बता रहा हूं कि RA का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है यार, रिएक्शन का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, ठीक है? रिएक्शन का डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निगेटिव आंसर आ जाएगा। निगेटिव आंसर आएगा, डायरेक्शन बदल देना, ठीक है? निगेटिव आंसर आएगा तो डायरेक्शन बदल देना, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो यहां तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। चलो अब यहां देखो, अब RA इज इक्वल्स टू, देखो RA और 2P दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन तो -2P आ गया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स्ड एंड, यहां तक की दूरी 3L है, 3L लिख दिया। अब क्योंकि एक लोड और लग रहा है तो मैं दूसरा लोड अब देखूंगा। अब ये देखो, क्या एक बात बताओ, क्या ये RA और 4P सेम डायरेक्शन या अपोजिट है? सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है? ये दोनों सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है? RA और 4P दोनों सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है? दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो +4P आएगा, +4P आएगा, +4P आएगा। देन उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स्ड एंड, इसके बीच की दूरी L है, डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ कितना है, वो 4L है, ठीक है? हां, अब यहां तक हो जाता, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा, अब आप पूछते सर एक बार फिर से बता दीजिए इसको, तब मैं बता भी देता, ठीक है? अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था इसके पहले। हां चलिए, सो RA में क्योंकि यहां पर दो लोड है तो मैं दोनों को देखूंगा। अब यहां पर देखो RA और 2P दोनों का सेम डायरेक्शन था तो निगेटिव आ गया। देन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3L है। अब एक लोड 4P है तो RA और 4P दोनों अपोजिट हैं तो +4P आएगा, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो L है। तो अब मैं इसको अगर करूं तो कितना आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा +4 और -6, +4 -6 -2 -2 -2 इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा -P/2, -P/2। ये आ रहा है क्या, -P/2 आ रहा है? -P/2, प्रेमलता 2 नहीं, ऊपर -2P/4 फिर लिखना पड़ेगा आपको ना, टोटल लेंथ लिखना है। टोटल लेंथ तो कितनी, देखो ये 2L, ये L तो 4L, नीचे तो टोटल लेंथ आता है ना, नीचे तो टोटल लेंथ आता है। अब यहां पर माइनस आ गया, माइनस का मतलब क्या है, माइनस आ गया, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि आपने RA का डायरेक्शन सही नहीं लिया है। लेकिन अभी मत बदलो, अभी मत बदलो, रुक जाओ। क्यों अभी मैं नहीं कह रहा हूं बदलने को, क्योंकि जब आपने नेट लोड लिखा 2P, है ना, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि RA + RD इज इक्वल्स टू 2P होगा क्या? क्या मैं ये लिख सकता हूं,
आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू पी। क्यों? क्योंकि देखो आर ए इधर है, आप ये देखो कहां से आया, ये आया आर ए और प्लस 2p, ये इधर है -4p एंड प्लस आर डी इज इक्वल टू 0। सो यहां से आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 2p आएगा। और क्योंकि आर ए का डायरेक्शन -p/2 आया है, तो जब आप यहां पर पुट करोगे ना, क्योंकि इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये इक्वेशन बनी है, तो यहां पर डायरेक्शन बदलने से पहले आपको ये -p/2 इसमें पुट करना होगा आर ए की वैल्यू। सो आर ए की वैल्यू अगर मैंने -p/2 पुट कर दी और प्लस आर डी कर दिया, सो ये 2p आ जाएगा। तो यहां से मैं आर डी की वैल्यू क्या निकाल दूंगा, 2p प्लस p/2, ये कितना हो जाएगा, 4 1 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5p, 2.5p या 5/2 लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि उसको भी उस फॉर्म में है, 5p/2, ये हमारा आर डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना कि आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 2p, ये तभी ये बनाई है जब आपने आर ए का डायरेक्शन इधर माना। तो आर ए का डायरेक्शन इधर के हिसाब से आर ए की वैल्यू आई है -p/2, तो यहां इस फॉर्मूले में -p/2 ही पुट करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आर डी की वैल्यू, है ना। अगर आर डी भी निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आर डी का भी डायरेक्शन गलत है, लेकिन आर डी का डायरेक्शन सही है क्योंकि वो पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब ये तो आपने उससे निकाल दिया, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें शॉर्टकट फॉर्मूले से आरडी भी निकालना चाहिए। तो आरडी को अगर मैं शॉर्टकट फॉर्मूले से निकालूं, ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको पता चल गया 5p/2 आ रहा है, उससे भी आना चाहिए। देखो, अगर आप यहां पर शॉर्टकट लगाते हो आरडी के लिए, सो आरडी को देखो और 4p को देखो, दोनों अपोजिट हैं। आरडी और 4p दोनों अपोजिट हैं, यस बिल्कुल अपोजिट हैं, तो +4p आएगा, +4p आएगा इनटू डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड लोड एंड अनदर फिक्स्ड एंड। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 3l है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 3l है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आरडी को देखो, आरडी के अलावा अगला लोड कौन सा है, यहां पर है। तो आरडी इधर है और 2p भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। आरडी और 2p दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो -2p आएगा, और यहां से लेके यहां तक की दूरी l है। सो -2p इंटू l डिवाइडेड बाई द टोटल लेंथ कितना है, 4l है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 2 गया 10, 10/4 का मतलब होता है 5/2, 5/2 आ गया। देखो, शॉर्टकट मेथड से भी वही आ गया जो आपने वैसे निकाला, जो उस तरीके से निकालते हैं ना इक्वेशन यूज करके, वही आता। ठीक है, अब आप इतना करने के बाद जो एग्जैक्ट जब आपको बनाना है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो डायग्राम दोबारा बनाऊंगा अगली स्लाइड पर, इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। 2-3 क्वेश्चन कभी कभार होता है कि किसी किसी को कोई चीज तुरंत समझ में आ जाती है, किसी किसी को 2-3 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाती है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन देखते चलिए, वो चीज समझ में आ जाएगी, है ना, वो चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया सभी का? चलो, कंप्लीटेड। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे। अब इसी चीज को मैं, अब जो भी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की है, जो भी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है ना, जो भी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, सो ये आपका दोनों एंड से फिक्स हो गया। यहां पर आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, यहां पर एक मेंबर का वो हो गया, यहां पर एक मेंबर का ये हो गया, है ना। अब जो डायरेक्शन हमने लिया था, है ना, ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है इजी तो है ना। देखो, आर ए का डायरेक्शन जो हमने लिया था इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा -p/2 आया है। तो आर ए का डायरेक्शन इधर जो आपने इधर लगाया था उसको इधर कर दो, कितना हो जाएगा, अब ये माइनस में नहीं रहेगा, है ना, जो आर ए है वो माइनस में नहीं रहेगा, वो p/2 हो जाएगा। ठीक है, आर ए जो है आपने डायरेक्शन ये लगाया था, क्योंकि माइनस में आ गया तो उसका डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। यहां पर 2p और ये 4p है। ठीक है, यहां पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 2p है, ये वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू 4p है, और यहां पर आई थिंक ये जो रिएक्शन आया था
ये 5/2p आया था। ठीक है, RD की जो वैल्यू आई थी वो 5/2p आई थी। चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर कर ली। तो पहला पार्ट क्या था, रिएक्शन निकालने का था। सो पहला पार्ट रिएक्शन, तो RA की वैल्यू तो आ गई भाई p/2, और उसके साथ हमें RD निकालना था, वो आ गया 5/2p। ये हमारा क्या है, ये RD की वैल्यू है। ठीक है, सो ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, A पॉइंट, यहां पर B हो गया, यहां पर C हो गया, और यहां पर D हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो चीज था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम टेंसाइल था आई थिंक। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले तो मुझे P1 निकालना पड़ेगा। पहले बताइए P1 कितना है। P1 का मतलब लोड इन द AB मेंबर, P1 का मतलब है लोड इन द AB मेंबर। तो AB मेंबर के लिए मैं सिर्फ एक ही तरफ देखूंगा, इधर देख के बता दूंगा कि ये P/2 है, ये P/2 है। ठीक है, फिर मुझे चाहिए लोड इन द सेकेंड मेंबर। सेकेंड मेंबर का मतलब है B से लेके C तक में लोड कितना है। तो मैं यहां पर एक सेक्शन लूंगा, मैं एक सेक्शन जो है यहां पर लूंगा, इसके बीच में या कहीं पर भी ले लो। सो P/2 इधर है और 2P इधर है। कितना है, P/2 प्लस का है, और ये -2P कंप्रेस कर रहा है, कितना हो जाएगा, ये P/2 और -P/2 अगर आप करोगे, सो ये वैल्यू हो जाएगी 2 2 4 4 4 1 -4 3 3/2। ये जो वैल्यू आएगी ये -3/2p की आएगी। ठीक है, ये -3/2p की आएगी, P2 हो गया। और ये P3 जो आएगा लोड इन द CD मेंबर, लोड इन द CD मेंबर, वो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक सेक्शन लूंगा। ठीक है, यहां पर एक सेक्शन लूंगा। तो इधर तो मुझे लेफ्ट देखने की जरूरत नहीं, मैं राइट देख के बता दूंगा कि ये जो है 5/2p हो रहा है। और अगर आप लेफ्ट भी देखोगे ना, तो लेफ्ट देख के क्या बताओगे, इसको लेफ्ट देख के बताओगे कि P/2 इससे दूर जा रहा है, 2p इसकी तरफ आ रहा है, और 4p इससे दूर जा रहा है। तो इससे भी कैलकुलेट करके देख लो, ये 1 - 4 + 8/2 कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 में से 4 गया 5, 5/2p, 5/2p आएगा। ठीक है, ऐसे इसको क्यों करना, हम लोग सीधा राइट हैंड साइड देख के बता देंगे ना। सो हमें P1 पता चल गया, P2 पता चल गया, P3 पता चल गया। तो मैक्सिमम टेंसाइल कितना है जरा बताइए, मैक्सिमम टेंसाइल कितना है बताइए। ठीक है, सो मैक्सिमम टेंसाइल ये हो जाएगा, यहां पर ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये P मैक्सिमम टेंसाइल में बोल सकता हूं, टेंसाइल है क्योंकि ये पॉजिटिव है। और ये जो है ये P मैक्सिमम कंप्रेसिव है, ये P मैक्सिमम कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव में सबसे मैक्सिमम ये है, और टेंशन में सबसे मैक्सिमम 2.5 है, और कंप्रेशन में 1.5p है। ठीक है, कंप्रेशन में 1.5p है, टेंशन में इतना है। सिंपल है ना। तो ये हमने यहां पर बना लिया। तो हमसे जो और क्या पूछा गया था, देखिए सपोर्ट रिएक्शन हमने निकाल दिया, मैक्सिमम टेंशन निकाल दिया, मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल दिया। डिफॉर्मेशन एट जंक्शन बी और जंक्शन सी पर पूछ रहा है, डिफॉर्मेशन एट जंक्शन बी एंड जंक्शन सी पर पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें जो अगला पार्ट है ये हमने दूसरा और तीसरा यहीं पर कर लिया। अब चौथा पार्ट जो हमसे पूछा गया था, डिफॉर्मेशन एट बी। अब आप लोग बताइए, अगर मुझे बी पर डिफॉर्मेशन निकालना है ना, बी पर डिफॉर्मेशन निकालना है, तो बी का जो डिफॉर्मेशन होगा, एक बात बताइए, बी का डिफॉर्मेशन, बी से मैं ए जाऊं या बी से डी जाऊं?
बताइए। कहीं पे भी जाओ यार, कहीं पर भी जाओ, आंसर सेम आएगा, बस प्लस माइनस अंतर आ जाएगा, है ना। अगर मैग्नीट्यूड वाइज आपको आंसर करना है तो आप बी से चाहे वो ए चले जाओ या आपकी मर्जी बी से डी चले जाओ, आंसर दोनों जगह सेम आएगा। सर मैक्सिमम टेंशन कंप्रेशन कैसे फाइंड आउट किया? ये P1 P2 P3 वैल्यू फाइंड आउट किया यार। ये तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं विशेष, है ना। पुरानी क्लासेस का रिवीजन करते रहिए, मजा नहीं आएगा, नहीं तो रिवाइज करते चलिए, ठीक है। ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं ना, ये कैसे आया, है ना। ये चीज कैसे आएगी तो हमें पता है ना भाई। मैक्सिमम टेंशन सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में जो होगी वो मैक्सिमम टेंशन होगी, सबसे बड़ी वैल्यू जो निगेटिव में होगी वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगी, ठीक है। हाँ, वो फिक्स्ड एंड के रिस्पेक्ट में है, आप किधर भी जाइए, आपकी मर्जी ए पर जाओ, आपकी मर्जी डी पर जाओ। अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड दोनों तरफ से सेम आएगा, एक तरफ से प्लस में आएगा आंसर, एक तरफ से माइनस में आएगा, बस, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर जानना है तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस का अंतर नहीं होता, लेकिन हमारे लिए आसान होगा ए जाना, हमारे लिए आसान होगा ए की तरफ जाना, क्योंकि ए की तरफ हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैं चाहूं तो बी से डी कर दूं, तो बी से डी में पहले बी से सी जाना पड़ेगा, फिर सी से डी जाना पड़ेगा, तो यहां 2 का कैलकुलेशन ऐड करोगे और इसके बराबर ही आएगा। तो मैं डेल्टा बी को डेल्टा बी ए कर देता हूं और ये हो जाएगा, और क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है डेल्टा बी को मैं बी ए कर देता हूं और यही डेल्टा 1 है। सो P1 L1 अपॉन A1 E1 आ जाएगा। P1 कितना है? P1 हमारा P/2 है और L1 कितना है? फर्स्ट पार्ट की आई थिंक लेंथ L है, फर्स्ट पार्ट का जो लेंथ है वो L है, इसका 2L है, इसका L है। सो PL और A ही तो सेम ही है, PL P और L कितना है? L/2 है और A ही है, ठीक है। अब ये मेरा पॉजिटिव में आया है, ये मेरा पॉजिटिव में आया है, मतलब उसको खींचा जा रहा होगा, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या राइट होगा? ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या राइट होगा? ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या राइट होगा? पॉजिटिव में आया है और बी से ए के रिस्पेक्ट में है, मतलब बी में अगर निगेटिव आता तो बी पीछे चला जाता, पॉजिटिव आ रहा है तो बी आगे जाना चाहिए, मतलब राइट की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? टुवर्ड्स राइट जाएगा, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट, टुवर्ड्स राइट सपोर्ट। ये राइट सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, ये राइट सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा जब आपको सी निकालना है तो सी के लिए ना आप चाहो तो ए की तरफ आ जाओ, बट वो लंबा पड़ेगा, तो मैं सी से डी की तरफ जाऊंगा, जिसको मैं डेल्टा 3 भी बोल सकता हूं, मतलब P3 L3 अपॉन A3 और E3 में बोल देता हूं, ठीक है। सो P3 कितना है? P3 क्योंकि डेल्टा सी जो है वो सी यहां पर है, तो सी से मैं डी जाऊंगा, मेरे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा, तो P3 कितना है मेरे पास? P3 है 5P/2 है और L3 कितना है? वो L है ना। L3 एक सेकेंड, ये लेंथ तो अच्छा P/2 लोड था, अच्छा ये जो P/2 लोड ही था, P1 जो है ये P/2 था, ठीक है, और L1 जो है वो L के बराबर है। यहां पर भी जो P3 है वो 5P/2 है और ये L3 L है और A है, ठीक है, ये आ गया। तो ये 5/2 PL अपॉन A आया है, ये किधर की तरफ होगा? तो देखो ये भी पॉजिटिव आया है, ये भी पॉजिटिव आया है, तो अगर निगेटिव आता तो सी अंदर की तरफ चला जाता, पॉजिटिव, क्योंकि देखो डी के रिस्पेक्ट में निकाला है ना आपने सी को, और पॉजिटिव आया है। अगर निगेटिव आता तो ये डी की तरफ चला जाता, पॉजिटिव आया है मतलब डी से दूर जाएगा, तो ये किधर जाएगा? टुवर्ड्स ये किधर जाएगा? ये जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट सपोर्ट, ये जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट सपोर्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट सपोर्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट सपोर्ट, ये लेफ्ट सपोर्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट सपोर्ट की तरफ चला जाएगा। अब इसको विजुलाइज करा देता हूं, ठीक है, इसको विजुलाइज कराता हूं, चलो देखते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं। ठीक, सो जैसे फर्स्ट पार्ट था हमारा ये, जिसकी लेंथ कितनी थी? L थी, जिसकी लेंथ कितनी थी? L थी। यहां पर लोड कितना आया था? रिएक्शन P/2 का आया था।
तो यहां पर p बाई 2 आया है, तो इधर भी ये p बाई 2 होगा, इधर भी p बाई 2 होगा। अब ये आपने इसको, ये जो पॉइंट आपका b था, ये पॉइंट आपका a था, तो b जो है इधर से कुछ खिसकेगा और यहां पर पोजीशन बनाएगा b डैश की, और ये जो है मेरा डेल्टा 1 हो जाएगा। डेल्टा 1 हम लोगों ने कितना निकाला? डेल्टा 1 हम लोगों ने निकाला था PL/2AE निकाला था, ठीक है। फिर उसके बाद जो बीच वाला मेंबर होगा वो यहां से लेकर यहां पर, ठीक है। सो जो बीच वाला मेंबर होगा वो कहीं यहां पर है मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ तो और बड़ी बनानी चाहिए, चलो थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये बीच वाला मेंबर है, ठीक है, बीच वाला मेंबर है। तो अगर ये पॉइंट बी था ना, वहां पर ये पॉइंट आपका बी था, तो इसमें यहां पर भी वो पॉइंट बी होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर आ गया, मतलब वो यहां पर आ गया, इस पोजीशन पर आ चुका है इसको दबाकर, ठीक है। बट बीच वाले में लोड कितना है? अगर ये p बाई 2 है ना, तो ये p बाई 2 अगर इसमें इधर लग रहा है तो यहां पर p बाई 2 ऐसे लगना चाहिए, लेकिन वहां पर 2p का लोड इधर की तरफ लग रहा है, 2p का लोड इधर की तरफ लग रहा है। तो इन दोनों का जो नेट होगा वो आएगा 3 बाई 2p। इन दोनों का जो नेट आप निकालोगे वो 3p बाई 2 आएगा, और उसका डायरेक्शन उधर जाना चाहिए, उसका जो डायरेक्शन है ये इधर जाना चाहिए, कितना? 3p बाई 2, और ये हमारा b पॉइंट था। और आप अगर देखोगे तो आपने माइनस में निकाला भी था, कितना? -3 बाई 2p। माइनस का मतलब है कंप्रेस करना, अगर आपने कंप्रेस कर दिया फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। सो अगर इधर 3p बाई 2 आया है, सो इधर भी 3p बाई 2 आएगा, 3p बाई 2 आएगा, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया पहला मेंबर, ये हो गया दूसरा मेंबर। अब अगर मैं यहां पर तीसरे मेंबर की बात करूं, थर्ड मेंबर की बात करूं, ठीक है, थर्ड मेंबर भी मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। सो इसके सामने इधर ही यहां पर, ठीक है, और ये पोजीशन से, तो ये थर्ड मेंबर है मेरा, इसकी टोटल लेंथ तो 2L थी, इसकी टोटल लेंथ 2L थी। इस वाले मेंबर की जो थर्ड पार्ट मेरा रह गया था, सो थर्ड पार्ट में, अच्छा अब आप ये बोलोगे कि सर इधर 3p बाई 2 कैसे आएगा? जब इधर 3p बाई 2 है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इधर भी आना ही पड़ेगा। और लास्ट वाले में जो आपका लोड है वो लोड है 5 बाई 2p का, है ना, क्योंकि ये 3p बाई 2 इधर की तरफ कर रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो कितना आना चाहिए था? इसमें आना चाहिए था 3p बाई 2 का इधर, लेकिन इसी पॉइंट पर 4p का इधर भी लग रहा है। तो इन दोनों का आप इक्विवेलेंट देख लो करके, ठीक है, 8 में से 3 गया 5, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट करोगे तो 5p बाई 2 आएगा, जिसका इधर की तरफ होगा। और ये चीज आपका सही भी है क्योंकि इस तरफ आपका 5 बाई 2p लग भी रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं C पॉइंट, और ये लास्ट में आपका D पॉइंट था। तो जब ये खींचा गया होगा, क्योंकि इसमें टेंशन आ रहा है, तो ये खींच के आगे की तरफ बढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये बढ़ के आगे की तरफ गया होगा, यहां पर मान लीजिए, है ना। तो इसको मैं बोल रहा हूं, ये कितना था? ये डेल्टा 3 था, क्योंकि इसको मैंने थर्ड मेंबर बोला है, डेल्टा 3, जो कि 5pl/2AE। भाई ये देखो, ये तो 0.5 है, अगर 1/2 को ऊपर ले जाओ 0.5, और ये वाला कितना है? ये 2.5 है, मतलब इसमें जितना होगा उससे 5 गुना ये है ना। अगर देखो ये PL/2AE है, और ये भी PL/2AE इंटू 5 है, तो ये जितना डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 3 उसका 5 गुना होगा, ठीक है। लेकिन वो भी टेंशन में होगा, तो जो C है वो यहां पर पहुंच के C डैश बन जाएगा, C जो है वो यहां पर पहुंच के C डैश बन जाएगा, ठीक है। तो जो बीच वाला मेंबर था वो इधर से कितना खिसकेगा? इधर से खिसकेगा डेल्टा 1 अमाउंट, ठीक है, डेल्टा 1 अमाउंट। और इधर से कितना खिसकेगा? इधर से खिसकेगा डेल्टा 3 अमाउंट, है ना। तो जो फाइनल पोजीशन बनेगी इसकी वो यहां पर कहीं पर आके रुकेगा। ये पॉइंट C था, ये पॉइंट उसका C डैश हो जाएगा। सो जो बीच वाला मेंबर है ना, उसकी जो फाइनल पोजीशन बनेगी वो इतनी बनेगी, बीच वाले मेंबर की फाइनल पोजीशन इतनी बनेगी। सो बीच वाला अगर आपको डेल्टा 2 निकालना है तो डेल्टा 2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो डेल्टा 1 और डेल्टा 3 को जोड़ दो, उतना होगा, है ना भाई। अगर मैं इसका बोलूं, ये सेकेंड मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है, और ये थर्ड मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर का डिफॉर्मेशन डेल्टा 1, सेकेंड मेंबर का डिफॉर्मेशन डेल्टा 3, और सॉरी थर्ड मेंबर का डिफॉर्मेशन डेल्टा 3। और आपको अगर सेकेंड मेंबर का डिफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड वाइज चाहिए तो वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3। और अगर साइन के साथ चाहिए तो दोनों में बाहर माइनस लगा दो,
है ना, साइन के साथ चाहिए तो ब्रैकेट में बाहर माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि ये भी कंप्रेस कर रहा है, ये भी कंप्रेस कर रहा है, दोनों निगेटिव साइन के साथ होंगे। हो गया कंप्लीट ये? ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं या जो आप लोग शॉर्टकट फॉर्मूला लगा रहे हो, ये तभी लगा सकते हो जब आपका A1 E1 और A2 E2 ये सारी चीजें आपकी जो हैं बराबर हो, है ना, ये सारी चीजें आपकी जो हैं बराबर हो। यहां तक हो गया सभी का? ये प्रभात क्या होता है ना, डे टू डे लाइफ में जितने भी ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके ऊपर एक्सियल लोड लगता है ना, जिनके ऊपर एक्सियल लोड लगता है, उन सभी के साथ ये केस हम कर सकते हैं। जैसे आपका जो फैन है, सीलिंग फैन है, उसकी रॉड है ना, वो अगर एक ही मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, तो आप उसमें देखोगे इस तरीके से हो रहा है ना, कि ये नीचे की तरफ वो जा रही होगी, ठीक है, एक्सियल लोड उसके ऊपर लग रहा होगा, वो एक एक्सियल बार की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो जो चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि वो हमें लाइक डे टू डे लाइफ में नजर आएंगी, क्योंकि ये नजर जो आएगा ये आपका स्ट्रक्चरल मेंबर में नजर आएगा कहीं पर, ठीक है, कहीं पर आपके मशीन्स में नजर आएगा कि कुछ कंपोनेंट ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, और कुछ तो एग्जामिनर अपने हिसाब से बना देता है है ना, बस उसको एक तगड़ा क्वेश्चन बनाना है तो वो कुछ भी बना देता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक बात ध्यान देखिएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लगा देंगे। अब आप लोग को एक काम और करना है। सर पॉइंट बी पर P/2 कैसे आ गया? पॉइंट बी पर P/2 कैसे आ गया? कौन सा यार? ये एक बात बताओ, अगर A पर P/2 है ना रोहन, तो B पर कुछ और कैसे आ सकता है? अगर B पर कुछ और आएगा तो क्या समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई कर पाओगे? अगर B पर, अगर A पर आपका P/2 है तो B पॉइंट पर P/2 के अलावा अगर आप इसलिए सोच रहे होगे कि सर यहां पर तो B पॉइंट पे 2P लग रहा है, तो यही तो खेल होता है यार, ऐसे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोस्त, ठीक है, ऐसे ही तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम ही तो मैं तो मैकेनिक्स में चला जाऊंगा फिर पूरी तरीके से, बट फिर भी आप ये समझो सिंपल लॉजिक है। अगर एक एंड पे, क्योंकि देखो जब जो जंक्शन पॉइंट होता है ना, वहां पर जो दिखता है हमें वो होता नहीं है, ऐसा आप बात समझिए, ठीक है। जंक्शन पॉइंट, ये जंक्शन दो मेंबर का जंक्शन है, मेंबर 1 और मेंबर 2 का जंक्शन है, ठीक है। तो अब जो जंक्शन पॉइंट पे जो चीजें दिखती हैं वो एग्जैक्टली वैसे नहीं होती हैं, इसीलिए जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम नॉन जंक्शन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे यार, हमें पता ही नहीं चलेगा वहां क्या हो रहा है। तो नॉन जंक्शन पॉइंट कौन सा है? पॉइंट डी हमारा नॉन जंक्शन है, पॉइंट ए हमारा नॉन जंक्शन है। तो ए पॉइंट पे जो हो रहा होगा वो तो हमें एग्जैक्टली पता है, ए पॉइंट पे जो दिख रहा है वही फ्री बॉडी डायग्राम में भी दिखेगा, डी पॉइंट पे जो दिख रहा है वही फ्री बॉडी डायग्राम पे दिखेगा, लेकिन सी पे जो यहां दिख रहा है वो फ्री बॉडी डायग्राम पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जंक्शन है। मतलब इसका कुछ पोर्शन इसमें भी हो सकता है, कुछ इसमें भी हो सकता है, या हो सकता है इसमें इसका कुछ इफेक्ट ही ना हो, बात समझिए, ठीक है। तो ये जंक्शन पॉइंट होते हैं। तो जंक्शन पॉइंट पे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो जंक्शन पॉइंट पे जो चीज दिखती है फ्री बॉडी डायग्राम में अलग तरीके से नजर आएगी, लेकिन जो नॉन जंक्शन पॉइंट पे आपको चीजें नजर आती हैं वो फ्री बॉडी डायग्राम में भी नजर आएंगी। जैसे यहां पर P/2 A पर है, ठीक है, तो P/2 A पर तो होगा ही। अब B पर कितना होगा? क्या B पर 2P का कुछ इफेक्ट होगा? अगर इफेक्ट लगा दोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसका मतलब आपने फ्री बॉडी डायग्राम गलत बनाया है, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? वरना भागने लगेगा ना, उसको तो एक जगह रहना है ना, है ना। तो ये समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स तब 0 होगा अगर इधर से P/2 है, तो इधर भी P/2 ही लगना चाहिए, तभी ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो अगर इधर P/2 आपने लगा दिया तो यहां पर भी आपको P/2 उल्टा लगाना चाहिए था,
यहां पर आपको p/2 उल्टा लगाना चाहिए था। जब आपने इधर p/2 लगाया तो यहां पर p/2 लगाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पर 2p का और भी लग रहा है, तो अब इन दोनों का आप नेट इफेक्ट देखोगे। अब आप नेट इफेक्ट देखोगे। सो 2p और p/2 का नेट इफेक्ट कितना होगा? 3p/2 और इधर की तरफ होगा। ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड। इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड। ठीक है? सो टेपर्ड बार का मतलब क्या होगा? हाँ, ठीक है, बैलेंस करना होता है। ठीक है, चलो, इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये आपका फिक्स हो गया एक एंड। यहां पर मैंने लोड लगाया, कितना लोड लगाया? P लोड लगाया। ठीक है, और इस एंड का जो डायामीटर है, वो D है, और D2 बोल दो, और इस एंड का जो डायामीटर है वो इधर आपको नजर आएगा, इसको मैंने D1 बोल दिया। ठीक है, इसका ये पूरा का पूरा एक ही मटेरियल का बना हुआ है जिसका यंग्स मॉडुलस E है। ठीक है, सो अगर एक बात बताइए, क्या मैं यहां पर डेल्टा इज इक्वल्स टू PL/AE इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं यहां पर डेल्टा इज इक्वल्स टू PL/AE इस्तेमाल कर सकता हूं? यहां पर हम लोग डेल्टा इज इक्वल्स टू PL/AE का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यहां पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है? क्या ये प्योर एक्सियल लोडिंग है? पहली बात, क्या ये सेम मटेरियल का बना हुआ? हाँ, ये सेम मटेरियल का बना हुआ है। क्या ये प्रिज्मेटिक है? ये प्रिज्मेटिक नहीं है। बट क्या ये प्योर एक्सियल लोडिंग में है ना? प्रिज्मेटिक तो नहीं है, बट क्या ये प्योर एक्सियल लोडिंग है? क्या मतलब, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शन तो बदल रहा है, तो प्रिज्मेटिक तो नहीं है, बट क्या ये प्योर एक्सियल लोडिंग है? ठीक है, नॉन प्रिज्मेटिक, वो तो समझ में आ गया, सभी लोग को समझ में आ रहा है नॉन प्रिज्मेटिक है। बट क्या ये प्योर एक्सियल लोडिंग है? यस, ये प्योर एक्सियल लोडिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पर भी एक सेक्शन उठाओ, आपने यहां पर एक सेक्शन उठाया, तो इसके, अच्छा, ये जो P लग रहा है, इसका रिएक्शन इधर आ जाएगा, इस P का इधर रिएक्शन भी तो आएगा। इस P का इधर की तरफ रिएक्शन भी तो आएगा। इस D2 को मैं थोड़ा सा इधर करके बना देता हूं। जितना P उधर लग रहा है उतना ही रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि हमें इसको तो मेंटेन करना है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, तो उसको मेंटेन करने के लिए इधर रिएक्शन तो आएगा ही, है ना? तो अगर इधर की तरफ जो है रिएक्शन आएगा, ये आपका, इसको आपने D2 बोल दिया, तो आप कोई भी सेक्शन लो, यहां पर ले लो, हर एक सेक्शन पर दोनों तरफ आप देखोगे लोड P है, तो ये प्योर एक्सियल लोडिंग तो है। तो यहां पर एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है कि ये मेंबर प्रिज्मेटिक नहीं है, तो आप डेल्टा इज इक्वल्स टू PL/AE का इस्तेमाल यहां पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसका मैं डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वो डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, लंबा होगा। डिफिकल्ट क्या है? लेंदी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो मैं इसको ये मान सकता हूं, सीरीज ऑफ n bars connected in series and subjected to series of n bar एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। सीरीज ऑफ n bar of
different diameter or varying diameter of varying diameter connected in series and subjected to pure axial loading, ये केस बनता है यहां पर, है ना। मतलब ये जो चीज मैंने यहां पर लिया है, कोई जरूरी नहीं है प्रभात, है ना। आप लोग सब डेरिवेशन को देखकर एकदम से मतलब वो मत हो जाया करिए कि जरूर कोई जो जरूरी होगी वो मैं कराऊंगा, चिंता मत करिए। जो भी चीज जरूरी है, जो कहीं पे भी पूछा जा सकता है, वो सब मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वो उसका पर ठीक है, मैं इसका भी काम भर का आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। सीरीज ऑफ n बार ऑफ वेरिंग डायमीटर, मतलब मैं ये मान सकता हूं क्या कि एक ऐसा होगा यहां पर, फिर उससे एक कनेक्टेड होगा जिसका डायमीटर थोड़ा सा कम हो गया होगा, ठीक है, और फिर एक अगला होगा जिसका डायमीटर थोड़ा और कम हो गया होगा। ऐसे करते करते एंड में एक छोटे डायमीटर का ये है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, है ना। तो ऐसे करते करते टोटल n बार्स में मान सकता हूं जो कि इधर की तरफ फिक्स किया गया होगा, है ना। तो इस तरीके से मैं मान सकता हूं कि ये बार नंबर 1 है, ये बार नंबर 2 है, ये बार नंबर n है, ये n-1 है, ये n-2 है। तो टोटल n नंबर ऑफ बार्स हैं, सीरीज ऑफ n बार्स, ये n बार्स आपस में जुड़े हुए हैं जिनका डायमीटर अलग अलग है, और ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, और सब के ऊपर कितना लोड लग रहा है, सेम लोड लग रहा है जो कि P है। हर एक के ऊपर सेम लोड लग रहा है जो कि P है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से एज्यूम किया जा सकता है, इसको इस तरीके से एज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। चलो तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई P1 P2 P3 Pn तक, है ना, ठीक है। P1 P2 ये सब आपका n तक जो है, अगर मैं इसको बोल सकता हूं कि भाई P1 P2 ऐसे करते करते ये Pn तक कितना है, सब में लोड बराबर है P है, तो ये प्योर एक्सियल लोडिंग है, ये आपका प्योर एक्सियल लोडिंग है, ठीक है। हाँ, ये मैं कर सकता हूं कि ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर सकता हूं, इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप लेना होता है, एक छोटा सा स्ट्रिप लेना होता है जो कि एट ए डिस्टेंस x होगा, यहां से एट ए डिस्टेंस x होगा, जिसकी जो थिकनेस होगी वो dx होगा, और इस स्ट्रिप का जो डायामीटर होगा, इस स्ट्रिप का जो डायामीटर होगा वो स्मॉल d होगा, ठीक है। इस डायमीटर को x और इस टोटल लेंथ के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, टोटल लेंथ जो है l है, ठीक है, उसके फॉर्म में ये हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद इसका डेरिवेशन यहां से कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये हो जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट यहां पर एक्सप्रेशन बता रहा हूं कि क्या आता है। सो डेल्टा ऑफ द टेपर्ड बार, में टीबी का मतलब है टेपर्ड बार, ये आता है, देखो एकदम सेम फॉर्मूला बनता है, देखिए PL अपॉन ए ही होता था, तो यहां पर पाई बाई 4 D1 G2 इंटू ई, ये आता है डेल्टा ऑफ द टेपर्ड बार, डेल्टा ऑफ द टेपर्ड बार, ठीक है। ये डेल्टा ऑफ द टेपर्ड बार हो गया, डेल्टा ऑफ द टेपर्ड बार आता है, देखिए एकदम सेम फॉर्मूला बनता है। अगर यही चीज प्रिज्मेटिक होता जिसका डायामीटर d होता, यही चीज अगर प्रिज्मेटिक होता जिसका डायामीटर d होता, और इसके ऊपर लोड P लग रहा होता, यहां पर लोड P लग रहा होता, सो डेल्टा ऑफ द प्रिज्मेटिक बार PB इज इक्वल्स टू PL अपॉन ए ही होता, और एरिया को जब आप लिखते तो एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और इधर E है, सो ये हो जाता 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू ई, ये प्रिज्मेटिक बार का होता है, ठीक है। ये प्रिज्मेटिक बार का होता है टेपर्ड बार, देखिए कितना सिमिलर है, कितना सिमिलर है, 4PL पाई डी स्क्वायर इंटू ई, यहां पर पाई डी, अब क्योंकि यहां पर डी स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि दो अलग अलग डायमीटर है, तो D1 इंटू D2 इंटू ई आ जाता है, तो बहुत ही सिमिलर होता है। ये प्रिज्मेटिक बार है और ये टेपर्ड बार है, तो टेपर्ड बार में बस जहां पर डी स्क्वायर आता है प्रिज्मेटिक बार में, वहां पर यहां पर D1 D2 आ जाता है, और दोनों डायमीटर को लेना होता है, ठीक है ना।
नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया सभी का? ठीक है, चलो। अगर मैं यहां पर इन फॉर्मूले को दोबारा लिखूं, प्रिज्मेटिक बार का कितना था, 4pl अपॉन पाई डी स्क्वायर ई लिखूं, और टेपर्ड बार का हमने क्या लिखा है, टेपर्ड बार का 4pl अपॉन पाई d1 d2 और e। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये जो डायामीटर है इसका प्रिज्मेटिक बार का, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ d1 एंड d2, ये हो जाए। ठीक है, अगर ये चीज बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, मतलब अगर डायामीटर ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल्स टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द, इन दोनों डायमीटर का ज्योमेट्रिक मीन अगर हो जाता है, तो उस केस में जो इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार और इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार जो है वो बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार, इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड, अंडर एक्सियल लोड becomes equal to the elongation of identical prismatic bar under same axial load, if the diameter of prismatic bar becomes equal to the diameter of, equal to the geometric mean, equal to the geometric mean of the elongation of identical prismatic bar under same axial load, if the diameter of the prismatic bar becomes equal to the geometric mean of the diameter of tapered bar, diameters of tapered bar। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे। डेल्टा प्रिज्मेटिक इज इक्वल्स टू 4pl अपॉन पाई डी स्क्वायर ई, टेपर्ड बार का 4pl अपॉन पाई d1 d2 इंटू ई। तो अगर d इज इक्वल्स टू d1 d2 आ जाता है अंडर रूट, तो इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। सो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे कि इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड बिकम्स इक्वल टू द इलोंगेशन ऑफ आइडेंटिकल प्रिज्मेटिक बार अंडर सेम एक्सियल लोड if the diameter of prismatic bar becomes equal to the geometric mean of the diameters of tapered bar। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा शिवम, अगर टेपर्ड बार में प्योर एक्सियल लोडिंग नहीं है तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना।
वो जो आपने स्ट्रिप ली थी वहां पर जो लोड होगा उसको पी एक्स एक्स लिखना पड़ेगा, और पी एक्स एक्स मतलब उस सेक्शन पर कितना लोड लग रहा है वो करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या, देखो ज्योमेट्रिक मीन आपका जैसे अर्थमेटिक मीन होता है ना, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है, देखिए ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि दो नंबर है, मान लीजिए 2 और 4 है ना, 4 और 2 का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, तो 4 2 6, 6 बटे 2 कर दोगे 3, तो 4 और 2 का ज्योमेट्रिक मीन आता है 3। अगर सॉरी अर्थमेटिक मीन है ना, अर्थमेटिक मीन एक होता है जो सिंपल मीन होता है उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। जैसे 2 है और 4 है, अगर आपसे कोई पूछे इसका अर्थमेटिक मीन कितना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, है ना। अगर 3 नंबर होता तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, 4 नंबर होता तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन, आप ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट करके आप मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला आपका ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो अगर न्यूमेरिकली ऐसा पॉसिबल होता है, जो कि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये हो सकता है। जैसे कि मान लो एक नंबर से मैं समझाता हूं, अगर मान लो ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर मान लीजिए 10 है, ये जो डायामीटर है 10 नहीं है, कोई वैल्यू आप इसमें आपको ना एक एग्जांपल करके एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 10 है तो 10 10 उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मतलब वही हो जाएगा, एक तरीके से प्रिज्मेटिक की तरह ही हो जाएगा, है ना, ये एक तरीके से प्रिज्मेटिक की तरह ही बन जाएगा। ये तभी आएगा ना जब ये दोनों, अगर आप इन दोनों को एक ऐसा नंबर ले लो, इन दोनों को एक ऐसा नंबर ले लो जो इसके डायमीटर के बराबर आ जाए, ठीक है। इन दोनों को एक ऐसा नंबर लो जो, जैसे मान लीजिए D1 जो है, अगर मैं बात करूं कि D1 जो है वो 10 है और D2 जो है वो 20 है, ठीक है। सो अगर आपने D को ले लिया अंडर रूट ऑफ 200 के बराबर, है ना, मतलब एक प्रिज्मेटिक बार बनाया, एक प्रिज्मेटिक बार बनाया ऐसे, जिसका डायामीटर जो आपने रखा वो कितना रखा, वो रखा अंडर रूट 200 मिलीमीटर, है ना। और आपके पास एक टेपर्ड बार है, आपके पास एक टेपर्ड बार है जिसका एक डायमीटर 10 है और एक डायमीटर 20 है। इन दोनों का इलॉन्गेशन निकालोगे तो सेम आएगा, आप ऐसे समझो ना, ठीक है। मतलब अगर एक डायमीटर, ये वाला डायमीटर 10 है और ये वाला डायमीटर 20 है, तो अंडर रूट ऑफ इसका निकाल दो, अंडर रूट ऑफ 200 निकाल दो। अंडर रूट ऑफ 200 निकालोगे तो 100 का अंडर रूट 10 आता है, रूट 2 ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी रूट 2 इंटू 10 आएगा, और रूट 2 होता है 1.414 इंटू 10 करेंगे तो ये आएगा 14.14। तो मतलब अगर आप ये डायमीटर 14.14 मिलीमीटर का डायमीटर लेते हो, है ना, तो इसमें जब डेल्टा इज इक्वल टू पीएल अपॉन ए से वैल्यू निकालोगे, वही सेम वैल्यू आपका ये 10 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर मिलके भी देगा। तो यही चीज होता है ज्योमेट्रिक मीन का मतलब, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ कहना चाह रहा है वो ये चीज कहना चाह रहा है। तो ये वाली बात समझ में आ गई, ज्योमेट्रिक मीन और ये पैराग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए बताइए, ये चीज समझ में आ गया। प्रभात क्या कह रहे हैं, सर अगर D1 जो है 1 2 ले लें, वो 2 ले लें, D 2 ले लें, वो 2 ले लें, 8 और 2 8 2 16, तो फिर उसको 4 लेना होगा ना प्रभात, तो D को 4 लेना होगा। जैसे आपने जो D1 को 2 लिया है और D2 को 8 लिया है, आपके एग्जाम्पल के हिसाब से क्या आप बोल रहे हो, सर D1 को कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, और D2 को 8 लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16, और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो D को 4 लेना होगा। सो D को 4 लेना होगा, ठीक है ना, D को 4 लेना होगा। तो अगर 4 का प्रिज्मेटिक है और ये 2 और 8 का वो है, तब दोनों सेम देंगे, ये इसका कहने का मतलब है, ये उसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक डाउट एक बच्चे का ये आया था कि सर अगर टेपर्ड बार में लोड कांस्टेंट नहीं है, मेथड ऑफ सेक्शन लगेगा यार, मेथड ऑफ सेक्शन लगेगा, ठीक है ना, मेथड ऑफ सेक्शन यहां पर भी लगेगा, बट फिर क्या होगा ना, वो अलग तरीके से फिर काम वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यहां पर सर मान लीजिए एक और लोड लग रहा होता, यहां पर एक और लोड लग रहा होता, ठीक है, उसके लिए अलग कहानी होगी, चिंता मत करिए, वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, उसके लिए अलग कहानी होगी। फिर हमें क्या करना होगा ना, फिर हमें ये कहानी करनी पड़ेगी, भाई देखो
अगर मान लीजिए सपोज करो अगर लेकिन उतने लेवल का क्वेश्चन ना बहुत हाई हाई एग्जाम में भी नहीं आता है, लेकिन चलो आपने पूछ लिया तो मैं यहां पर बता देता हूं, बट ये सबके लिए नहीं है, ये उसी बच्चे के लिए जिसने डाउट पूछा है, ठीक है। सो ये मान लीजिए 2p है, तो आप इसको एक अलग टेपर्ड बार मान लो और इसको एक अलग टेपर्ड बार मान लो, फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बीच में लोड लग रहा है ना, बीच में लोड लग रहा है, तो टेपर्ड बार को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दो, और जहां पर तोड़ रहे इसका डायमीटर निकाल लो कितना है, सिमिलर ट्राइंगल से डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है हमारा, और फिर कल हम लोग बात करेंगे इलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट प्रिज्मेटिक बार में, कोनिकल बार में, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बार्स इन सीरीज, वो सॉरी पैरेलल, वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो कल ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। और बार्स इन, उसके बाद हम लोग स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलियंस, और हाँ किसकी बात कर रहे हैं सर, मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, मिडिल थर्ड रूल प्रभात आगे चल के मैं बताऊंगा, बेंडिंग वाले में बताऊंगा, ठीक है। 1/3 मिडिल रूल होता है, 1/4 मिडिल रूल होता है, ठीक है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा, जब एक बार बेंडिंग में बता दूंगा ना, बेंडिंग के बारे में, तब उसको बता दूंगा, ठीक है। मतलब ये रूल ये कहता है कि कितना क्रॉस सेक्शन के अंदर मैं लोड लगाऊं कि मेंबर में टेंशन ना आए, वो आगे चल के चीजें समझ में आएंगी जब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं आज की क्लास, यहां पर सेव कर लेता हूं मैं इसको, अब तो मैं नहीं भूलता सेव करना। मैं थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना।